नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे वीकली स्पेशल शो में, जहां सरकार पर खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों पर सर्जिकल स्ट्राइक तैयार है और इसमें इसका सबसे बड़ा हथियार बना है एक्सपोर्ट बैन। फिर वो चाहे गेहूं हो या आटा या फिर चीनी, कीमतें ऊपर जाने लगी तो सरकार ने इनके एक्सपोर्ट को बैन किया या रिस्ट्रिक्ट किया। वहीं खाने के तेलों की कीमतें कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी कदमों का बाजार पर क्या और कितना लंबा असर रहेगा। इस पर है हमारी खास पेशकश, सरकारी कदम दाम हुए कम। हमारे साथ बात करने के लिए हमारा पूरा पैनल मौजूद है। जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, ऑल इंडिया शुगर ट्रेडिंग एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी, मोहर सिंह रतनलाल के आनंद गर्ग और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के ईडी विनोद कौल। हम यहाँ पर सभी कमोडिटीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खाने के तेलों के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमने भाव तो गिरते हुए देखे और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी हैं। टीआरक्यू का भी असर यहां पर आता हुआ नजर आया और इसके साथ ही सरकार ने यहां पर खाने के तेलों की कंपनियों को बुलाकर भी कहा है कि वो जो भाव गिरे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसको रिटेल में, यानी कि जो फाइनल उपभोक्ता है, उसको पास ऑन करें। जून में हमने एक बार ये होता हुआ देखा था और अब सरकार ने फिर से खाने के तेल की कंपनियों को बोला है कि भाव यहां से 10 से 12 रुपए प्रति लीटर कम किए जाएं और ये एक यूनिफॉर्मिटी हो अक्रॉस कंट्री। सेम ब्रांड का जो खाने का तेल है वो सभी जगह सेम प्राइस पर ही मिलना चाहिए। नीरव, कैसे देखते हैं आप सरकार के वेरियस कदमों को? अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने खाने के तेलों में यहां पर आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की गिरावट है उसका असर भारतीय बाजारों को महसूस हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं याद करता हूँ सुधांशु पांडे जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था अबाउट सवा महीने पहले जी। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इनकी अब स्टडी बहुत अच्छी हो गई है कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर। तब उन्होंने, जब हमारा मार्केट पैनिक में था कि इंडोनेशिया का बैन हो गया है और ये बैन खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी 20 दिन या 18 दिन हो चुके थे, पांडे जी ने कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि इंडोनेशिया बहुत ज्यादा दिन तक ये बैन रख पाएगा और हार्डली उनके ये स्टेटमेंट के 10 दिन बाद इंडोनेशिया ने अपना बैन खोल दिया। सो आई थिंक गवर्नमेंट बहुत क्लोजली हर वर्ल्ड ओवर एसएनडीज को और कंट्रीज को ट्रैक कर रही है। उसी तरीके से इंडोनेशिया ने जैसे ही बैन खोला, मैं ऐसे समझता हूँ कि पूरा ये ताश का जो महल बना था, जो पूरे प्राइजेस रैली करे थे, $1500-1600 के आसपास के हमारे पाम सोया ऑयल चल रहे थे, वो 1800-1900 पे चले गए बैन के बाद। और जैसे ही ये बैन धीरे धीरे खुला और क्लैरिटी आती गई है, धीरे धीरे मार्केट पूरा $1800-1900 से लेके आज $1500 $1450 के आसपास सोयाबीन ऑयल लास्ट वीक में चले गया था। कल 1350 का लो मारा। सीपीओ की पोजीशन की बात करें तो ये नीचे में नियरली $1050-1070 तक ट्रेड हो गया, जो आज $1100 पे है। अच्छा खासा मार्केट डाउन उस तरीके से गया। साथ ही में टीआरक्यू जो इन लोगों ने लाए हैं उसका एक बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज्म लाए हैं। आई वुड लाइक टू सी द इम्पैक्ट ऑफ इट, बट यस, इसमें यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो उन्होंने किया ये अच्छा किया, पर साथ में ये है कि टीआरक्यू हमें लगता है कि जिन जिन इंपोर्टर्स को मिला है, रिफाइनर्स को मिला है, वो हार्डली 2-3 महीने के इक्विवेलेंट का उनका कंजम्पशन है, स्पेशली सोया ऑयल में। तो टीआरक्यू बहुत फास्ट चले जाएगा उस चीज से। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ओवरऑल गवर्नमेंट रोज नए नए तरीके के नुस्खे निकाल रही है प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए। शायद गवर्नमेंट चाहती है कि एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट रीजनेबल भाव में मिलता रहे। एब्सोल्युटली। नीरव, आपने पूरा समराइज किया कि सरकार ने यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्लियरली एज ऑफ नाउ जो फोकस है वो यहाँ पर कंज्यूमर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार ने काफी सारे वेरियस मिनिस्टर्स ने अपने इंटरव्यूज में कहा भी है कि हमें अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल सीजन जो सामने खड़ा है उसके पहले वो चाहते हैं कि एक तो इन्फ्लेशन यहाँ पर काबू में आए और दूसरा यहाँ पर अवेलेबल हो उपभोक्ता के लिए। ये तो बात हुई खाने के तेलों की। प्रफुल्ल जी, आप चीनी में क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए देखी और जब वो कोटा पूरा हो गया है तो सरकार से आप लोगों ने निवेदन किया है कि व्हाइट शुगर या रॉ शुगर को यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट किए जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप सरकार की नीतियां और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर? सरकार की नीति जो है वो डोमेस्टिक में मार्केट में और उपभोक्ता के लिए जो प्राइस है वो बढ़े नहीं, इसलिए रखा गया है। जबकि शुगर को मैं दो तरीके से बताऊंगा कि एक इंटरनेशनल मार्केट अपने हिसाब से ही चलती और वो ऊपर गई थी, जो फिलहाल 2-3 दिन के लिए नीचे आई थी। वो तभी भी आपके साथ इंटरव्यू में मैंने बताया था कि ये करेंसी का इम्पैक्ट है। बाकी चीनी जो है वर्ल्ड में शॉर्ट सप्लाई में है। तो कल करीबन एक
2% बढ़ गई, आज भी अभी 1% ऊपर है। तो 2 दिन में ये 3% प्राइस इंटरनेशनली बढ़ चुके हैं। 2 तरीके हैं, जो इंटरनेशनल में जब ओजीएल में ही रखा था, तो इस तरह से उन्होंने जो एसएनडी की रिसर्च की हुई थी, उस हिसाब से कि चीनी जो अक्टूबर से सितंबर एक ईयर रहता है, शुगर ईयर, तो 1 अक्टूबर को जब दिवाली का महीना चालू होगा, तब हमारे पास करीबन 2 या 2.5 महीने की चीनी होनी चाहिए। तो वो चीनी 60 लाख टन का एक स्टॉक रख के बाकी की चीनी अलाउ करने के लिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अभी ओजीएल को रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया, शुगर को। और वो 100 लाख टन का जो एक फिगर लाने के लिए 10 लाख टन का कोटा दिया था। तो उस हिसाब से ये देखा गया था कि अभी भी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बाकी है, फिर भी पहले से ही उन्होंने एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया था। तो प्रिकॉशनरी स्टेप से कि ये इस तरह से एक्सपोर्ट हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आप चाहो 100 लाख टन तो छोड़ो, 120 लाख टन भी हो जाए जी। तो ये इतना एक्सपोर्ट नहीं हो जाए कि फिर इंडिया को वापस री इम्पोर्ट करना पड़े। तो इस देखते हुए उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन डाला था वो एकदम सही और सही कदम है। पर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी कि जैसे कि लास्ट ईयर की कैरी फॉरवर्ड अलाउड थी एमएक्यू की, या ये साल 355 लाख टन का प्रोडक्शन सोच रहे थे जो 360 होने जा रहा है। तो हमने बोला ये 10 लाख टन की एक विंडो है, उसके लिए उन्हें परमिशन दी जाए। जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो क्लासरूम में, जैसे हम तो एक्सपोर्ट में 2-3 साल से ही है शुगर में, पहले तो शुगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, तो नए स्टूडेंट को रिगिंग होती है, वैसे हमारे शुगर को रिगिंग किया गया है डोमेस्टिक मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचे नहीं है। हम काफी समय से बोल रहे हैं कि 33 रुपीस तो मिनिमम होना चाहिए था, जबकि ये साल भी एक सुझाव गया है कि कॉस्ट ऑफ शुगर केन जो है एफआरपी वो बढ़ाई जाए। तो एमएसपी नहीं बढ़ रही है 2 साल से, पर एफआरपी बढ़ रही है। डोमेस्टिक में कभी भी शुगर के प्राइस बढ़े नहीं है, शुगर के प्राइस जो है वो या तो फ्लैट रहे या नीचे रहे हैं। तो डोमेस्टिक में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टेप लिए हैं, 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक रहना, और अगले साल भी काफी अच्छा गन्ने का ये है प्रोडक्शन होना है, और कोई चिंता नहीं, अगले साल भी एक्सपोर्ट जाएगा ही। एब्सोल्युटली। तो क्लियरली जैसे आपने और नीरव ने दोनों ने ही कहा कि कैलकुलेशंस और रिसर्च जो है सरकार की वो काफी यहाँ पर बेहतरीन रही है। ऑफ कोर्स थोड़े से हिट्स एंड मिसेस यहाँ पर हैं, लेकिन फाइनली हम ये देख रहे हैं कि सरकार सीम्स टू बी गेटिंग इट। आनंद जी, जो सबसे पहला और बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो यहाँ पर हमने गेहूं में आता हुआ देखा, जहां पर एक्सपोर्ट एकदम से बंद कर दिए गए। और उसके बाद जो अब इस हफ्ते में नोटिफिकेशन आई है आटे को लेकर, जहां पर एक्सपोर्ट तो फ्री है लेकिन बहुत सारे क्लॉजेज और वहां पर इफ्स एंड बट्स लगा दिए गए हैं। पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि कैसे आप देखते हैं जो सरकार की नीतियां हैं और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर। अभी जीएसटी की 47 मीटिंग हुई थी, उसमें जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है जी कि जो भी प्री लेबल, प्री पैक्ड और रिटेल पैकिंग इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इस पे सरकार टैक्स ला रही है जी हाँ, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो दालों का या आटे का या गेहूं का और चावल का जो बिजनेस है उस पे सब पे टैक्स आ सकता है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना टैक्स आएगा, कितना रेट ऑफ टैक्स कितना बैठेगा, और ना ही क्लियर है किसी को भी। इससे डायरेक्टली कंज्यूमर को जितना भी रेट ऑफ टैक्स आएगा उससे उतना ही महंगा हो जाएगा। सारी दालें, सारे चावल, सारे गेहूं सब महंगा हो सकता है। अब ये 18 तारीख को नोटिफिकेशन आना है जीएसटी काउंसिल का, उसमें पता लगेगा। इससे हमारे व्यापार पे बहुत असर पड़ेगा और सारा हमारा व्यापार इसका विरोध करता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमें सब ओपनली बोला हुआ कि गेहूं, आटा, दाल, चावल पे कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, कोई जीएसटी सरकार नहीं लेगी। लेकिन हमारी अभी मार्केट में पैनिक है इस बात का कि 18 तारीख को क्या नोटिफिकेशन आता है, कौन सी पैकिंग पे जीएसटी लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा, क्या लेबल होगा, क्या पैकिंग होगी, क्या पैकेज फूड होगा। इससे हमारे सारे व्यापारी सब सारे मीटिंग कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार से हमने सरकार के पास भी विरोध दर्ज करवाया है
फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, सबको लेटर लिखा है। जी हाँ, क्लियरली गेहूं पे हमने काफी कुछ यहाँ पर बनते हुए देखा है और इंडस्ट्री ने क्लियरली इसका विरोध किया है, क्योंकि एक तरफ तो हमने यहाँ पर सडन बैन से एक्सपोर्ट की दिक्कतें बढ़ते हुए देखी है और दूसरी तरफ क्लियरली भाव गिरे तो सही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और अब तो थोड़े से बढ़ने भी लगे हैं। और दूसरी बड़ी चीज जो अब व्यापारी यहाँ पर देख रहे हैं वो है जीएसटी। एज ऑफ नाउ बात की जा रही है 5% जैसे, लेकिन आनंद जी ने कहा कि क्लैरिटी नहीं है, नोटिफिकेशन का यहाँ पर इंतजार है। लेकिन एक नजर यहाँ पर चावल पर भी डाल लेंगे और विनोद कौल जी आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। यहाँ पर हमने कुछ बहुत बड़ा तो होते हुए नहीं देखा, लेकिन बुआई के नंबर्स पर बाजार की नजर है। और दूसरा, जैसे इस हफ्ते की जो फूड मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, पीयूष गोयल जी ने यह जरूर कहा कि चावल पर हमारी नजर लगातार यहां पर बनी हुई है, एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत नहीं नजर आती। आप कैसे देखते हैं पूरा चावल का बाजार? देखिए, मेरा ये मानना है कि चावल में इस वक्त एटलीस्ट इस समय पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चावल देखिए समर क्रॉप है, खरीफ में मेजर क्रॉप होती है और मानसून पर डिपेंडेंट होती है। और मानसून की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी चल रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एस्टिमेट ये है कि मानसून अच्छा रहेगा। क्रॉप का एस्टिमेट भी लगभग 125 मिलियन टन का चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपने सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि जो पिछले 2 साल से कोविड के दौरान 80 करोड़ जनता को फ्री चावल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो भी 30 सितंबर तक रहेगा और शायद उसके बाद वो रोक दिया जाएगा। तो उससे सप्लाई जो है थोड़ा रिप्लेनिश भी होगी, नई क्रॉप भी अक्टूबर मिड से आना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसको इस तरह भी देखें कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में है वो 282 ग्राम जो है होता है, और उसके हिसाब से अगर हम पूरी पॉपुलेशन से इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 144 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसमें 125 मिलियन टन नई क्रॉप होगी और एफसीआई के पास लगभग 33 मिलियन टन इस टाइम जून एंड पर जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, और रेप्लेनिश होगा जब ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी थोड़ा उस पे कर्टेलमेंट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी स्थिति है जिसमें चावल के एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑलराइट, ये तो आप हमारे सभी पैनलिस्ट ने बताया कि सरकार की नीतियां क्या रही हैं, उसका इंपैक्ट यहां पर बाजार में क्या रहा है। लेकिन एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो ये बात करेंगे कि आगे और क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार को, क्या ये नीतियां जारी रहनी चाहिए, क्या इन्हें बंद करने की या बदलने की जरूरत है, और भाव कैसे रह सकते हैं, उस पर भी एक लेके नजरिया अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।